हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई कनेडियन क्रिसमस हॉरर एंथोलॉजी मूवी अ क्रिसमस हॉरर स्टोरी का ब्रेकडाउन। इसमें हम 4 टेल्स देखेंगे, लेकिन ये मूवी बाकी एंथोलॉजी से अलग है। इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल वैसा नहीं है जैसा हम देखते आए हैं। इसमें सारी स्टोरीज एक साथ आगे बढ़ती हैं। वीडियो देख के समझ जाओगे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है क्रिसमस ईव पे, वो भी नॉर्थ पोल में स्थित सेंटा क्लॉज की वर्कशॉप में, जहाँ पे एल सारे गिफ्ट्स रैप करके तैयार करते हैं। खून में लथपथ सेंटा अपने रेनडियर्स को रेडी कर रहे थे कि तभी दरवाजा खोल के कोई उनके सामने आ गया। पूरा मामला क्या है वो जानने के लिए हमें जाना होगा 12 घंटे पीछे बेली डाउन्स नाम के टाउन में। और ये वही टाउन है जिसमें जिंजर स्नैप्स मूवीज बेस्ड है, क्योंकि दोनों को बनाने वाली टीम एक ही है। टाउन में डेंजरस डैन नाम का रेडियो डीजे अपना शो कर रहा था, और ये है विलियम शैटनर, जिनके फेस से माइकल मायर्स का मास्क बनाया गया था। डैन बताता है कि आज मॉल में एक बड़ी चैरिटी फूड ड्राइव चलाई जाएगी, जिसमें हेल्प करने के लिए डैन के शो पे मौसम का हाल बताने वाला नॉर्मन भी जाएगा। पर वो खुश होके तो नहीं जा रहा, इतना हमें उसके हाव भाव देख के पता चल गया। इसके बाद हम 3 दोस्तों को देखते हैं, डिलन, बेन और मॉली, जो छुट्टी के दिन अपने बंद पड़े स्कूल में घुसने वाले हैं कुछ छानबीन करने। 1 साल पहले क्रिसमस के दिन स्कूल के बेसमेंट में 2 स्टूडेंट्स की लाशें पाई गई थी, लेकिन उनका हत्यारा आज तक नहीं मिला। ये मिस्ट्री क्या है वही सुलझाने ये अंदर जाएंगे और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड भी करेंगे। 1 साल पहले जब पुलिस उन स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज को देखने पहुंची थी, तब भी कुछ अजीब हुआ था। 2 पुलिस वाले आए थे, जिनमें से एक की बॉडी कैम फुटेज मॉली के हाथ लग गई है। उस फुटेज में हम ऑफिसर स्कॉट पीटर्स को देख पा रहे हैं, जो अपने साथी के साथ सबसे पहले क्राइम सीन पे पहुंचा था। और मॉली स्कॉट को जानती है क्योंकि ये उसके बेटे विल की बेबी सिटर रह चुकी है। यार बेसमेंट में एक रूम था जिसमें 2 बेड थे और बेड्स के ऊपर 2 क्रॉस लगे हुए थे। रूम में बहुत खून भी था, क्योंकि वही सामने वाली दीवार पे लटकी हुई थी लड़के की लाश। सर में गहरी चोट थी, गर्दन मरोड़ रखी थी, हाथ मोड़ के उसे क्रूसीफाई कर रखा था जैसे सामने क्रॉस लगे थे वैसे। और साथ वाली दीवार पे उसके खून से लिखा हुआ था बाइबल का पैसेज, फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज बोर्न, अनटू अस अ सन इज गिवन। वहां पे स्कॉट को एक रिलीजियस गाना भी सुनाई दे रहा था, मगर उसके साथी को नहीं। और ना ही किसी गाने की आवाज कैमरा में रिकॉर्ड हुई, पर स्कॉट तो सुन पा रहा था। सुनते सुनते रूम से बाहर निकला, तभी ऊपर से लड़की की लाश लटक गई। यही दोनों स्टूडेंट्स मारे गए थे, कॉनर और जेना। मारा किसने, क्यों मारा, वो कोई नहीं जानता। उस दिन के बाद से स्कॉट स्ट्रेस लीव पर चला गया था, और अभी तक इस बारे में उसने किसी से बात नहीं की। पुलिस भी इस केस से परेशान है, इसलिए इन तीनों को इसमें इतना इंटरेस्ट है। तीनों नहीं बल्कि चारों को। डिलन की गर्लफ्रेंड कैप्रीस भी उनके साथ जाने वाली थी, पर एंड टाइम पे उसके डैड ने किसी आंट के घर जाने का प्लान बना लिया, इसलिए अब वो अपनी फैमिली के साथ जा रही है। पर जाने से पहले इन्हें स्कूल की चाबियां देने आई है, जिनके सहारे ये पूरे स्कूल में जहां चाहे वहां जा पाएंगे। मेन बात यह है कि डेंजरस डैन कैप्रीस का दादा है। अब उन सबको बाय बोलकर वो अपनी फैमिली के साथ वहां से चली गई। उसकी फैमिली में है उसके डैड टेलर, मॉम डायन और छोटा भाई डंकन। रास्ते में वो क्रॉस करके गए स्कॉट को, जो अपनी फैमिली के साथ जंगल से पेड़ लाने निकला था। उसकी फैमिली में है उसकी वाइफ किम और बेटा वेल, जिसकी बेबी सिटिंग किया करती थी मॉली। सब के सब आपस में कनेक्टेड हैं, और शायद आपको पता भी ना चला हो, पर हमारी चारों स्टोरीज चालू हो चुकी है। ये सारी स्टोरीज कुछ इस तरह आपस में जुड़ी हुई हैं कि सब एक ही साथ एक ही टाइम पे आगे बढ़ रही हैं। अब ऐसे हम बार बार स्टोरीज के बीच में जंप करते रहेंगे, जिसमें मजा नहीं आता, बार बार फ्लो टूटेगा। इसलिए मैं क्लासिक वे में इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक बार में एक ही स्टोरी। सबसे पहले स्कूल वाली स्टोरी पर आते हैं। डिलन, बेन और मॉली स्कूल में घुस के अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी वहां पे आ जाता है प्रिंसिपल। तो उससे बचने के लिए वो तीनों जल्दी से बेसमेंट में घुस जाते हैं, जहाँ पे बच्चों का जाना सख्त मना था। वो बेसमेंट बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि पुराने टाइम में ये स्कूल एक कॉन्वेंट हुआ करता था, और बेसमेंट में उन लड़कियों को बंद रखा जाता था जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती थी, सबकी नजरों से दूर। इस जगह की एक कहानी बहुत मशहूर है कि 15 साल की एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसका कहना था कि वो वर्जिन है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया था। इसलिए वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कराने लगी और इसी प्रोसेस में मारी गई। उस जगह पे आज भी बहुत अजीब चीजें रखी हैं, जैसे खून लगी हुई अबॉर्शन वाली चेयर। ऐसी एक एक रूम को देखते हुए वो तीनों उस मेन रूम में पहुंच गए,
गए जहाँ से पिछले साल दोनों लाशें मिली थी। बेड और क्रॉस अब भी वैसे ही हैं। यहाँ तक कि दीवार पे खून से लिखा हुआ वो पैसेज आज भी पढ़ा जा सकता है जो कि जीसस के बर्थ के बारे में है। आइसाया चैप्टर 9 वर्स 6। बेन ने सबसे पहले रूम से बाहर निकल के ऊपर देखा, कहीं ऊपर से कोई लड़की ना आ जाए। ऊपर से तो नहीं आई, मगर उसके पीछे एक लड़की जरूर आ चुकी थी जिसे वो देख नहीं पाया क्योंकि पलक झपकते ही वो गायब जो हो गई। वो अपनी फुटेज रिकॉर्ड करने लगे कि तभी एकदम से कोई तेज आवाज आई। उन्होंने सोचा कि जो फुटेज चाहिए थी वो तो मिल गई, इसलिए अब यहाँ से निकला जाए। पर यही तो उन्हें नहीं पता था कि आए भले ही वो अपनी मर्जी से थे, मगर अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। बेसमेंट का दरवाजा लॉक हो चुका था और किसी भी चाबी से खुल नहीं रहा था, जबकि आते टाइम खुल गया था। तंग आकर वो दरवाजा पीटने लगे और चिल्लाकर प्रिंसिपल को ही बुलाने लगे, लेकिन तब तक प्रिंसिपल भी स्कूल से जा चुका था। मॉली ने फोन ट्राई किया, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था। पूरे नेटवर्क थे फिर भी नहीं। फिर डिलन ने अपना फोन ट्राई किया और उसके साथ भी सेम हाल था। अंदर एक भी खिड़की ऐसी नहीं थी जिसे खोल के बाहर जाया जा सके। और बेन को चिंता होने लगी थी कि मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी, मुझे तो मॉल में जाना था फूड ड्राइव में हेल्प करने। ऐसे ही भटकते हुए वो एक रूम में पहुंच गए जहां घुसते ही डिलन को एक लड़की दिखाई दी। पर जब ध्यान से देखा तो पाया कि वो तो बस एक पुतला था, मगर कैमरा में तो लड़की दिखी थी, वही लड़की जो पहले भी प्रकट हुई थी। डिलन को चिंता हो रही थी कि हम बाहर कैसे निकले, एक हफ्ते से पहले स्कूल खुलने नहीं वाला, ऐसे तो हम यहीं पे फंसे रह जाएंगे। मॉली बोली कि कोई ना कोई हमें मिसिंग पाकर जरूर आएगा, पर बेन का कहना था कि अगर उससे पहले वो सन की आ गया तो, जिसने पिछले साल खून किए थे, फिर हम कैसे बचेंगे। खैर डिलन अकेला वॉशरूम में चला गया, तभी बेन को वही गाना सुनाई देने लगा जो पिछले साल स्कॉट को सुनाई दिया था। मॉली भी सुनने की कोशिश कर रही थी, पर गाना तो उसे सुनाई नहीं दिया। हाँ, वो लड़की जरूर दिखाई दे गई बेन के पीछे। उसे देखकर मॉली जोर से चिल्लाई, मगर किसी को कुछ बता नहीं पाई क्योंकि उसी टाइम लड़की की आत्मा ने उसे जकड़ लिया, यानी उसके अंदर घुस गई और बेन और डिलन को पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद बेन भी सो गया और बैठे बैठे डिलन भी। तभी एकदम से मॉली आई और डिलन को अपने साथ उसी क्राइम सीन वाले रूम में ले गई जहाँ पे वो डिलन को सेड्यूस कर रही थी बड़ी बातचीत के लिए। पर डिलन ने उसे साफ मना कर दिया कैप्रीस का नाम लेकर। और डिलन उसके किसी काम का नहीं रहा, इसलिए उसने मिनट से पहले डिलन को जान से मार डाला। इसके बाद उसने जाके बेन को जगाया और बेन तो उसकी अटेंशन का मारा था ही, इसलिए वो तो बिना किसी मेहनत के राजी हो गया। कार्यक्रम पूरा होते ही मॉली फिर से नॉर्मल हो गई और बेन के ऊपर इल्जाम लगाने लगी कि बेन के भाई तूने मेरे साथ ये क्या किया। बेन बोला तूने किया। वो समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए सीधा डिलन के पास पहुंचा और जाके देखता है कि डिलन की आंख में क्रॉस घुसा के उसे मार रखा था और उसके खून से उस पैसेज को ताजा किया हुआ था। मॉली उसके पीछे आ रही थी तो अबॉर्शन वाले रूम में उसे नंस दिखी उसी लड़की का अबॉर्शन करते हुए। लड़की का नाम था ग्रेस। यहाँ पे पता चलता है कि लड़की ने खुद अबॉर्शन नहीं कराया था, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी, जिस वजह से उसकी जान चली गई थी। उसकी आत्मा आज भी यहीं पे भटकती है और उसी ने पिछले साल उन लड़का लड़की को मारा था। उसका बच्चा जन्म नहीं ले पाया था, इसलिए वो बस इतना चाहती है कि कोई उसके बच्चे को जन्म दे दे। अगर कोई मना करता है तो उन्हें मार देती है, जैसे पिछले साल मारा था और अभी डिलन को मारा। और मॉली को उसने प्रेग्नेंट करवा दिया है और मॉली ने अब तक उसके विरोध में कुछ नहीं बोला, इसलिए वो अपना मरा हुआ बच्चा लेकर उनके सामने आ गई। मगर बेन ने एक डंडा पकड़ा हुआ था तो बेन को खतरा समझ के उसने बेन को भी दीवार पे अटका के मार डाला। फिर पास आके उसने मॉली को जता दिया कि मेरा बच्चा अब तेरे अंदर है और तुझे इसे दुनिया में लाना होगा। उसने मॉली के लिए सारे दरवाजे खोल दिए तो मॉली भी जल्दी से वहां से निकल के भाग गई। अब अगर मॉली उसी के कहने पे चलेगी तभी जिंदा बचेगी, वरना मारी जाएगी। ये थी पहली स्टोरी और स्कूल का रहस्य। अब आते हैं स्कॉट की कहानी पर। स्कॉट की मॉर्वेल के साथ पेड़ काटने पहुंचा था और एक अच्छा पेड़ लेने के लिए वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गया। वहां से एक बढ़िया पेड़ तो उसने काट लिया, पर जब वापस आ रहा था तो अचानक ही उसका बेटा गायब हो गया। बहुत ढूंढने पर उसे एक खोखला पेड़ मिला जिसके अंदर कोई तो था। जब उसने पास जाकर देखा तो अंदर से निकल आया उसका बेटा वेल, लेकिन वो बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा था जो कि बच्चों वाला तो नहीं था। सब कुछ भुलाकर वो तीनों वापस घर की तरफ निकल गए और जिसकी प्रॉपर्टी से उन्होंने पेड़ काटा, बिग अर्ल, वो आराम से उन्हें जाते हुए देख रहा था। घर पहुंचकर स्कॉट पूरा अच्छा माहौल बनाना चाह रहा था ताकि पिछले साल की यादें उसका मूड खराब ना कर दे, पर यादों की क्या जरूरत थी जब उसका बेटा ये काम कर रहा था। विल ने एकदम सड़ा हुआ मुंह बना रखा था और एक भी बात का वो जवाब नहीं दे रहा था। विल पूरा बातूनी बच्चा था, पर जब से जंगल से लौटा है इसने एक भी शब्द नहीं बोला। माँ बाप भी हैरान है कि अब तक इसकी आवाज हमारे कानों में कैसे नहीं पड़ी, ये तो चुप ही नहीं होता। और इससे भी ज्यादा सीरियस बात यह है कि अब तक उसने अपना इनहेलर भी यूज नहीं किया, जिसकी उसे बहुत ज्यादा नीड रहती है। ऊपर से खाना तो ऐसे ठूस रहा था जैसे सालों से भूखा हो। स्कॉट ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने स्कॉट के हाथ में फोक घुसा दिया। ये बर्ताव समझ के बाहर था, पर ये तो बस शुरुआत थी।
इसके बाद किम नहाने गई तो विल वहीं पहुंच गया उसे देखने। फिर वो जाके सो गई तो चुपके से उसके कंबल में घुस के उसे गलत तरह से टच करने लगा। जैसे वो जागी तो सेकंड से पहले भागकर अपने बेड पे जाकर लेट गया और किम की आंखें उसे पकड़ ही नहीं पाई। उसके रूम की विंडो खुली हुई थी जो किम ने बंद कर दी और उसने तो नहीं देखा, पर हम रिफ्लेक्शन में देख पाए कि वो विल नहीं बल्कि कोई और है। कोई बहरूप या विल का रूप लेकर उनके घर में घुस चुका है। मौका मिलते ही उसने सारे प्रेजेंट्स तबाह कर दिए। ये देखकर स्कॉट ने गुस्से में अपनी बेल्ट निकाल ली तो वो मुस्कुरा के उसका और खून जलाने लगा। स्कॉट उसे मारने को हो रहा था पर किम ने स्कॉट को रोक दिया, जिससे दोनों के बीच में दरार आ गई। कुछ देर बाद किम के पास फोन आता है बिग अर्ल का। वो बताता है कि जिसे तुम घर लेके गए हो वो तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि एक चेंजलिंग है। जल्द से जल्द उसे वापस उसी जगह पर लेकर पहुंचो जहां से लेके गए थे, वरना देर हो जाएगी। किम ने सोचा कि वो बकवास कर रहा है इसलिए फोन काट दिया, पर उसने जब खुद इस बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि विल की हरकतें तो चेंजलिंग से मिलती जुलती हैं। चेंजलिंग किसी भी इंसानी बच्चे का रूप लेकर किसी भी फैमिली में घुस के उस फैमिली को तबाह कर सकता है, जो कि हो रहा है। जब तक किम ने इस बात को सीरियस लिया तब तक चेंजलिंग स्कॉट को जान से मार चुका था। भड़ास में उसने स्कॉट का हाथ भी काट दिया, जिससे उसने बेल्ट उठाई थी और उसकी बेल्ट भी उसी के गले में बांध दी। डर के मारे किम ने बिग अर्ल के पास फोन करके उससे पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो बिग अर्ल ने बताया कि चेंजलिंग को वापस लेकर आओ और उसे पता मत चलने देना कि तुम उसे वापस ला रही हो। वो तुम्हारी नियत सेंस कर लेगा और इंसानी सुख उसके शरीर को लग चुके हैं, इसलिए आसानी से वो वापस आएगा नहीं। कैसे भी करके उसे ले आओ, तभी तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिलेगा। तो विल के लिए किम ने चेंजलिंग को बहलाया, पर वो किम के इरादे समझ चुका था, इसलिए उसी के ऊपर झपट पड़ा। तब किम को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। बस 2-4 बार बैट घुमाया, जिसके बाद वो अपने आप काबू में आ गया। फिर उसे अपने साथ लेकर उसी पेड़ पर पहुंच गई जिसमें से वो निकला था। वहां पहुंच के पता चला कि पूरा जंगल ही चेंजलिंग से भरा पड़ा है और बिग अर्ल ने ही उन्हें पाल रखा है, जैसे वो कोई कीमती गुलाम हो। सारे चेंजलिंग्स उससे डरते हैं। बिग अर्ल को असल में चेंजलिंग की चिंता थी, ना कि विल की। उसे बस अपना चेंजलिंग वापस चाहिए था। विल कहां पर है और कैसे मिलेगा ये तो बिग अर्ल को भी नहीं पता। विल को अगर कोई वापस कर सकता है तो वो सिर्फ चेंजलिंग है, मगर वो ऐसा क्यों करेगा? जिस चेंजलिंग ने उसके पति को मारा उसे लेकर किम इतनी दूर आई अपने बेटे के लिए, पर अब उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। चेंजलिंग को बिग अर्ल ने रख लिया और किम को कह दिया कि अब तुम जाओ, पर किम भी अपने साथ गन लेकर आई थी। कम से कम अपने पति का तो बदला लेगी। उसने चेंजलिंग के ऊपर गन तान दी तो बिग अर्ल ने अपनी गन उसके ऊपर तान दी, पर इससे पहले कि वो गोली चलाता किम ने उल्टा उसे ही मार डाला, जिससे चेंजलिंग्स फ्री हो गए और इस एहसान के बदले उस चेंजलिंग ने विल को वापस कर दिया। ये थी सेकंड स्टोरी। थर्ड स्टोरी है कैप्रिस की। कैप्रिस की फैमिली आंट एडा के महल में पहुंची, पर एडा उन्हें देख के जरा भी खुश नहीं थी क्योंकि उसने बुलाया ही नहीं था। टेलर धक्के से ही आ गया क्योंकि उसे एडा से कुछ पैसे ऐंठने की उम्मीद थी, जिसपे एडा ने पानी फेर दिया। वहां पे सेंटा और क्रैम्पस के फिगर रखे हुए थे, जिनमें से डंकन क्रैम्पस को उठा रहा था। तभी एडा उस पर चिल्ला के पड़ी कि इसे वापस रख, ये बहुत पुराना है। तो अब तो डंकन ने रख दिया, लेकिन एडा के जाते फिर से उठा लिया। पीछे खड़ी कैप्रिस ने भी एक चीज चुरा के जेब में रख ली, जो थी लाइटर, और माँ अपने आप दारू पीने में लग गई। एडा का केयर टेकर गेरहार्ड पूरी फैमिली का बुरा हाल देख रहा था। उसने डंकन को मना किया कि इस क्रैम्पस को मत छेड़, तो इस बार डंकन ने जानबूझकर क्रैम्पस को नीचे गिरा के तोड़ दिया। बड़ी बेकार फैमिली है। क्रैम्पस जो है वो सेंटा क्लॉस का उलट है। वो मिसबिहेव करने वाले बच्चों को पनिश करता है। डंकन की इस हरकत से गेरहार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और जब एडा आई तो वो भी नाराज हो गई। उसने टेलर को साफ बोल दिया कि तुम सब यहाँ से निकलो, इसलिए उन्हें निकलना ही पड़ा। पर रास्ते में अचानक से कोई उनकी कार के सामने से भागा, जिस वजह से उनकी कार बर्फ में धंस गई। अब आगे बढ़ नहीं सकते थे और ऊपर से रात होने वाली थी, इसलिए वो चारों पैदल ही वापस एडा के घर की तरफ चल दिए, जंगल में से होते हुए। और वहां पे उन्हें सबक सिखाने पहुंच गया क्रैम्पस, जो उनकी कार के सामने से भागा था। उसने दूर से ही चेन मारकर टेलर का पेट चीर दिया और इतने में फैमिली कुछ समझ पाती वो डंकन को खींच के ले गया। उसकी गुर्राने की आवाज सुन के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो एक एक करके फैमिली को पिक कर रहा था, इसलिए तीनों एक साथ आगे बढ़े और आगे एक चर्च मिल गया तो उसके अंदर जाके छुप गए। टेलर की जान जा रही थी और उन्हें डंकन को ढूंढना था। तब टेलर एक सलाह देता है कि हमें अपने सिन कन्फेस कर लेने चाहिए, फिर क्या पता क्रैम्पस हमें छोड़ दे। कैप्रिस ने बताया कि मैंने एडा के घर से लाइटर चुराया और चोरी करने की इसे आदत है, ये हम जान चुके हैं क्योंकि स्कूल की चाबियां भी इसने चुराई थी। अब डंकन ने क्या सीन किया, कैप्रिस बताती है कि वो सन की है, वो जानवरों को मार के खुश होता है। अपनी पेट बिल्ली को उसने खुद मारा था। ये बात सिर्फ कैप्रिस जानती थी। आज इसने कन्फेस कर दी और टेलर ने कन्फेस किया कि उसके पास कोई बिजनेस नहीं है। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे
से पैसा ठगता है जिससे उसका घर चलता रहे, इसलिए एडा के पास गया था, लेकिन वो जाल में नहीं फंसी। अब इसका सब कुछ खत्म ही होने वाला है, सब कुछ बिक जाएगा और ये जाएगा सीधा जेल। ये सीन उसने डैन को खुश रखने के लिए किया क्योंकि डैन उसकी लीग से बाहर की थी। उसे फंसाने के लिए रईसी दिखानी पड़ी थी और इतने सालों तक रईसी मेंटेन करने के चक्कर में अब डैन भी सीधा सड़क पे जाएगी। टेलर ने भी अपना सीन कन्फेस कर लिया और सोचा कि अब तो बच गए। बस तभी क्रैम्पस की चेन आई और उसे खींच के बाहर ले गई। कैप्रिस और डैन जल्दी से कन्फेशन बॉक्स में छुप गए और तभी अंदर क्रैम्पस की लंबी सी जीप आ गई तो डैन ने उस जीप को कुचल दिया। कैप्रिस को भगाकर वो खुद क्रैम्पस का सामना करने लगी, पर क्रैम्पस ने बस 1 सेकंड लगाई कैप्रिस के सामने उसे खत्म करने में। यहाँ पे हम भी क्रैम्पस को साफ साफ देख पाए। कैप्रिस भाग के पहुंच गई एडा के घर, पर वो चिल्लाती रही लेकिन एडा ने दरवाजा नहीं खोला और इतने में क्रैम्पस भी आ गया। वो कैप्रिस की तरफ भागा आ रहा था तो कैप्रिस ने जल्दी से एक लकड़ी आगे कर दी जो क्रैम्पस के गले के आर पार हो गई। इतने में वो लकड़ी को निकालता कैप्रिस ने उस पे तेल छिड़क के आग लगा दी उसी चोरी के लाइटर से, और जलते ही वो बदल गया गेरहार्ड में। तब जाके एडा ने कैप्रिस को अंदर लिया। कैप्रिस को लग रहा था कि डंकन ने वो क्रैम्पस वाला फिगर तोड़ा तो उसी में से क्रैम्पस रिलीज हो गया, पर एडा ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है। क्रैम्पस एक क्रिसमस स्पिरिट है और क्रिसमस स्पिरिट किसी को भी फिल कर सकती है, लेकिन अगर आपका दिल गुस्से के मारे काला हो जाए तो ये स्पिरिट आपको बीस्ट में बदल देगी, जैसा गेरहार्ड के साथ हुआ। फैमिली का बर्ताव देखकर वो पूरा गुस्से से भर चुका था, जिस वजह से क्रैम्पस की स्पिरिट उस पे हावी हो गई। पर दिक्कत यह है कि एडा को इस बारे में पहले से पता था। उसे पता था कि गेरहार्ड क्रैम्पस बन जाएगा जिससे टेलर की फैमिली को नुकसान होगा, फिर भी एडा ने कुछ नहीं किया, उल्टा इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि इन्हें बेट की तरह यूज किया ताकि उसकी खुद की जान बच जाए। ये बात जानकर कैप्रिस का दिल भी गुस्से के मारे काला हो गया, जिसके चलते स्पिरिट उस पे भी हावी हो गई और वो भी बदल गई क्रैम्पस में। इसके बाद एडा की कहानी भी खत्म हो गई। अब आते हैं आखिरी स्टोरी पे जो है सैंटा की। सैंटा के एल्फ्स गिफ्ट पैक करने में लगे हुए थे और सैंटा भी बस निकलने की तैयारी में था कि तभी शाइनी नाम का एक एल्फ बिगड़ गया। गुस्से में सैंटा की वाइफ को गाली देते हुए उसने अपने ही हाथ पे कुल्हाड़ी मार ली, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और ये देखकर सारे एल्फ्स भी हैरान थे और सैंटा भी, क्योंकि एल्फ मर नहीं सकते, पर शाइनी तो मर गया और मरने से पहले वो बदला हुआ नजर आ रहा था, यानी क्रैम्पस ने उसे करप्ट कर दिया उसके अंदर गुस्सा भर के। शाइनी की बॉडी को दफना दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही वो दोबारा जिंदा होके वापस आ गया, यानी काइंड ऑफ ज़ॉम्बी बनकर। खूंखार, तेज तर्रार, फुर्तीला ज़ॉम्बी। उसने पूरे वेयर हाउस को तबाह कर डाला और अपने साथ बाकी एल्फ्स को भी इन्फेक्टेड बना दिया, यानी सैंटा के सारे एल्फ्स ज़ॉम्बी बनके उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। सैंटा ने अपनी छड़ी से उनका सामना किया और एक एक करके सबके टुकड़े कर दिए, पर आखिर में सैंटा की वाइफ भी इन्फेक्टेड बन गई तो सैंटा को उन्हें भी मारना पड़ा। इतना सब झेलने के बाद भी वो गिफ्ट बांटने जा ही रहे थे कि तभी उनसे भिड़ने क्रैम्पस खुद आ गया। दोनों के बीच तगड़ी फाइट चली जिसमें सैंटा क्रैम्पस को मारने वाले थे कि तभी क्रैम्पस उन्हें कहने लगा कि नॉर्मन मुझे मत मारो, और तब हमें पता चला कि वो क्रैम्पस नहीं बल्कि मॉल का मैनेजर है और सैंटा नहीं बल्कि नॉर्मन है, वही मौसम की जानकारी देने वाला जिसे सैंटा बन के मॉल में आना था फूड ड्राइव में। सैंटा बन के तो ये आ गया, लेकिन ओवर टाइम करने से इतना ज्यादा परेशान था, इसके दिमाग पे इतना लोड था कि आखिरकार ये पागल हो गया। खुद को असली सैंटा समझने लगा और मॉल में आए हुए बच्चों को ज़ॉम्बी एल्फ्स जो उसके पीछे पड़े थे, इसलिए एक एक करके उसने सभी बच्चों को मार डाला। आखिर में क्रैम्पस समझकर मैनेजर को भी मार देता अगर सही टाइम पे पुलिस आकर उसे ना भूनती तो। रेडियो पे डैन बोलता है कि शायद इस टाउन के साथ ही कुछ गलत है, यहाँ पे कभी भी क्रिसमस अच्छा नहीं जाता, और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। मूवी ऐसी है कि सिर्फ क्रेजी कहूं तो ठीक नहीं होगा। पता नहीं क्या पी के इसे बनाया है, पर ऐसा कुछ बन नहीं सकता दोबारा। जितनी भी वाइल्ड इमेजिनेशन थी सारी इसमें डाल दी है, और सबसे ज्यादा काम आई है क्रैम्पस के डिजाइन में। क्रैम्पस के ऊपर हर साल कई सारी मूवीज बनती हैं, फिर भी इसमें जो क्रैम्पस का डिजाइन सोचा गया है वो अगर सबसे बेस्ट नहीं तो कम से कम टॉप 3 में तो आराम से। और खास बात यह है कि वो CGI नहीं था, पूरा प्रैक्टिकल था, यानी कंप्यूटर से नहीं बनाया बल्कि मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का कमाल था। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इस मूवी में बहुत खतरनाक हैं, पर उन्हें भी पीछे छोड़ दिया मेकअप इफेक्ट्स ने। चाहे फर्स्ट स्टोरी में वो लड़की का भूत हो, उसका खून वाला मेकअप, सेकंड स्टोरी में चेंजलिंग का लुक हो, हल्की सी भी कमी नहीं। फिर जो ज़ॉम्बी एल्फ्स थे वो वैम्पायर्स को भी डरा रहे थे, और सबसे बेस्ट था क्रैम्पस। इतना क्लीन लुक के तारीफ कम पड़ जाए। इसके अलावा जो क्रिसमस वाले गाने होते हैं उनके स्पूकी और डार्क वर्जन्स बनाकर इस मूवी में डाले गए हैं, जो और मजा बांध देते हैं। इस मूवी का एक गाना है इट्स क्रिसमस ईव, मूवी के साथ उसका नाम लिख के सर्च करना और सुनना एक बार। एक और खासियत यह है कि मूवी शुरू
शुरू हुई थी सेंटा और क्रैम्पस की फाइट का हिंट देते हुए, पर एंड में आकर एकदम से ट्विस्ट दे के पूरी कहानी पलट डाली। क्या क्या इमेजिनेशन इसमें डाली गई है, कमाल है। इसमें खतरनाक डार्क कॉमेडी भी है और हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी है। पर इस बार मैं नहीं बताऊंगा, इस बार आप बताओ कि आपने क्या सीखा। जाते जाते भी मजे लेने के लिए मूवी के एंड में लिखा आता है कि इसकी मेकिंग में किसी एल्फ को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अभी ये कल्ट नहीं बनी, पर लिख के ले लो, आने वाले टाइम में क्रिसमस कल्ट क्लासिक्स में ये टॉप पर होगी। आपको मूवी कैसी लगी और कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताना। जरूर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और क्रिसमस लाइनअप की लास्ट मूवी मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन जो आजकल ओवर टाइम कर रही है वो ऐसे ही जारी रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये थी क्रिसमस लाइनअप की 5th मूवी क्रिसमस हॉरर एंथोलॉजी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।